तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2, हुज नेम इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe can to be associated with the formation of nation state. It also meant a change in people's understanding of who they were and what they defined their identity and sense of belonging. तो आपने जो ये मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप जो पिछला चैप्टर था हमारा नेशनलिज्म यूरोप, इसमें पढ़ा होगा कि हम कई सारी नेशन स्टेट्स फॉर्म हो रही थी अलग अलग। और इसका एक और मीनिंग था कि जैसे पीपल की जो अंडरस्टैंडिंग है ना अब आपस में, वो भी चेंज होती जा रही थी एंड उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक दूसरे से और एक दूसरे की आइडेंटिटी वो भी चेंज होती जा रही थी जैसे नेशन स्टेट बनती जा रही थी। न्यू सिंबल एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। तो उस टाइम पे नए सिंबल बनने लग गए, नए आइकन बनने लग गए, अलग अलग गाने आने लग गए, जैसे उनके नेशनल गाने आने लग गए, उनके नेशनल एंथम्स आने लग गए, अलग अलग उन्होंने गाने बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने आइडियाज़ बनाने लग गए, न्यू लिंक्स आने लग गए, आपस में न्यू लिंक बनने लग गए, जिसकी वजह से जो ये बाउंड्रीज़ थी आपस में, जो कास्ट में या फिर जो पीपल के बीच में बाउंड्री थी जो पहले सालों से चली आ रही थी, वो वापस बन रही थी एक नई चीज़ पे। In most countries, the making of this new national identity was a long process. और कई सारी कंट्री में ये नई आइडेंटिटी बनने में काफ़ी समय लग रहा था और कई में जल्दी बन रही थी। वो वहाँ के बंदों के ऊपर डिपेंड था कि वो कैसे देख रहे हैं इनको। हाउ डिड दिस कंसिनियस एमर्ज इन इंडिया। अब हम इस पे बात करेंगे कि ये चीज़ इंडिया के अंदर कैसे आई। In India, and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is immediately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in process of their struggle with colonial colonialism. तो इंडिया के अंदर या फिर कई सारी कॉलोनी में तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ एकदम से बढ़ रही थी और वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ बढ़ रही थी। जैसे जैसे ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन रही थी वैसे वैसे ये बढ़ रही थी। और पीपल के अंदर इस टाइम पर पीपल के अंदर आपस में यूनिटी बनने लग गई थी, क्योंकि वो एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है। द सेंस ऑफ बीइंग अपोज्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. और जो ये कॉलोनियलिज्म की जो ये थी सेंस थी, इसकी वजह से काफ़ी सारी जो ग्रुप्स थे या फिर काफ़ी सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स थे जो पहले अलग रहते थे, वो एक साथ आ रहे थे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफ़ेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन जो अलग अलग क्लास थी तो उनके ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ रहा था। जैसे किसी के ऊपर कुछ और इफ़ेक्ट पड़ रहा था तो किसी के ऊपर वो कुछ और इफ़ेक्ट दे रहा था। देयर एक्सपीरियंस आर वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। जैसे कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो भी अलग अलग हो रहा था, जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी अलग अलग था, और कि जो देयर नोशन था फ्रीडम का, मतलब जो फ्रीडम की चाहत थी वो भी सेम नहीं थी, वो भी अलग अलग थी। मतलब दूसरे के पास अलग अलग चाहत थी फ्रीडम की, कि कोई कुछ और सोचता था तो कोई कुछ और सोचता था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉरगे दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट। जो ये कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अंडर, वो इन ग्रुप्स को तो आपस में एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी एक मूवमेंट से। इस वजह से अलग अलग मूवमेंट बनाई गई ताकि ये सारे ग्रुप एक साथ आ सके। बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। लेकिन जो ये हमारी जो यूनिटी थी वो एक साथ तब तक नहीं आ सकती थी तब तक कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। जब जब कन्फ्लिक्ट हुआ तभी यूनिटी आई है एक साथ, उसके बिना कभी हमारे इंडिया के अंदर यूनिटी एक साथ आई ही नहीं है।
In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. जो ये अर्ली टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थी ना इंडिया के अंदर, वो फर्स्ट डिकेड ऑफ सेंचुरी में आई थी, मतलब 2010 के आसपास, 2000 नहीं, ये 1910 से या 1920 से स्टार्ट हुई थी. In this chapter, we will pick up the stories from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. We will replace how the Congress sought to develop the national movement and how different the social groups participate in India and how nationalism captured the imagination of people. तो अब हम इस चैप्टर में ना 1920s से जो स्टोरी थी ना उनको लेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे. और आपको पता ना हो तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है. एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट. मतलब हम इसमें ये भी देखेंगे कि कांग्रेस की जो ये कांग्रेस है वो कैसे यहाँ पर क्या नाम है, कैसे सॉर्ट अप करती है नेशनल मूवमेंट्स को, कैसे लाती है नेशनल मूवमेंट्स को, और कौन से ग्रुप, सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और नेशनलिज्म की जो ये कैप्चर इमेज है ना वो पीपल के अंदर आती कैसे, वो इमेजिनेशन आती कैसे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो हमारे चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, जो हमारा पहला जो हमें पढ़ना है. ठीक है. In the year after 1990, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and the developing new modes of struggle. तो जो 1919 के बाद ना कुछ चेंजेस आने लग गए थे हमारे इंडिया के अंदर. हमने नेशनल मूवमेंट स्प्रेड होती हुई देखी थी कई एरियाज़ में, और इनकोऑपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, मतलब कि हम न्यू सोशल ग्रुप को भी अपने साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, और नए नए मोड ऑफ स्ट्रगल बन रहे थे. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स एंड वाई इम्प्लीकेशन डिड दे हैव. मतलब कि अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे तो ये इन डेवलपमेंट्स को हमने क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि ये डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, डेवलपमेंट्स इनके बाद, मूवमेंट के बाद, और क्या क्या चेंजेस आए, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इनसे असर क्या पड़ा हमारे इस पे, इंडिया पे. First of all, the war created a new economic and political situation. It led to the huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increased taxes. Custom duties were raised and the income tax introduced. तो सबसे पहले तो हम पर जैसे जब ये वॉर का टाइम था, उस टाइम जो वॉर ने ना एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ला दी थी. मतलब कि हमारे इंडिया पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था. ये इसकी वजह से एक तो डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था. मतलब बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था, और जिसकी वजह से जो फाइनेंस्ड वॉर लोन्स हो गए थे, मतलब हम लोन्स लिए जा रहे थे इसकी वजह से, और हमारे इंडिया कर्ज में डूब रहा था धीरे धीरे. और फिर इसकी वजह से कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए, इनकम टैक्स बढ़ गए, जिसकी वजह से वो कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई. तो मतलब ये डिप्रेशन का टाइम था जब वॉर चल रही थी. थ्रू द वॉर ईयर्स द प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1930 एंड 1918. जैसे मैंने बताया था कि वॉर के टाइम पे ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और तकरीबन डबल ही हो गए थे जब 1913 और 1918 के बीच में. इट लीड्स टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. और इसकी वजह से जो कॉमन पीपल है उन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा दबाव से उन्हें जाना पड़ रहा था इस सिचुएशन में. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन to supply soldiers and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. जो ये विलेजेस से बंदे उठाने लग गए, रूरल एरियाज से फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग गए, मतलब कि
ज़बरदस्ती जो जवान थे ना उन्हें फोर्स में भर्ती किया जा रहा था, उन्हें आर्मी में भर्ती करा जा रहा था, और जिसकी वजह से इस अंग्रेज की सरकार के खिलाफ हमारे इंडिया में इंडिया के पीपल्स के अंदर धीरे धीरे एंगर बढ़ रहा था उनके खिलाफ। मतलब कि उन्हें अब इनके शासन में नहीं रहना था। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी वे टू फ्रीडम। Then in 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting a acute shortage of food. मतलब कि 1918 से 1921 तक इंडिया के अंदर ना कई पार्ट्स के अंदर क्रॉप्स ना फेल हो गए थे। मतलब ना रेन हो रही थी, तो जिसकी वजह से ना क्रॉप्स ख़राब हो गई थी, सारी किसी के लिए बची नहीं थी। और इसी की वजह से क्या हुआ, अपने पूरे इंडिया के अंदर शॉर्टेज हो गई इसकी फूड की। और जिसकी वजह से दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। मतलब कि इसकी वजह से अकाल पड़ गया, और बहुत ज़्यादा बड़ा अकाल था ये बहुत बड़ा अकाल था। इसके बारे में आप पढ़ोगे तो इसके बारे में उसमें भी दे रखा है, हमारी हिस्ट्री में भी दे रखा है, गूगल पे भी सर्च करना तो पढ़ लेना कि इस अकाल के अंदर क्या हुआ था। तकरीबन 12 से 13 मिलियन बंदे इस अकाल की वजह से मर गए थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल perished एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। इसकी वजह से 12 से 13 बंदे अकाल के में भूखे मर गए थे। तो वो उन भूखे मरने की वजह से उनके पास ना कुछ खाने के लिए था, ना उनके पास कुछ पीने के लिए था, जिसकी वजह से आखिरकार उन्हें मौत ही मिली। और ये बहुत ही दर्दनाक मौत थी। तो ये बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट था। और जो हुआ था वॉर, और जो ये हमारा पॉलिटिकल डिप्रेशन थी, इसकी वजह से हुआ था ये सब कुछ। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट डिड नॉट हैपन। अब जब वॉर ख़त्म हो गई थी तो कई सारे बंदे सोचने लग गए थे, अब जो हमारी हार्डशिप है, जो हमसे ये ज़्यादा देर काम करवाया जा रहा है, इंक्रीज़ हो गया सारे, यहाँ प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है, अब ये सब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन असलियत में ऐसा हुआ ही नहीं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्ट अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ से क्या होता है, एक अलग अलग लीडर आने लग जाते हैं हमारे इंडिया में, और वो अलग अलग आइडियाज़ शेयर करने लगे, जिसकी वजह से इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर वे टू फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है। हमारी यहाँ से नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट 2 पढ़ेंगे इस चैप्टर के अगले वीडियो में, तो बनते रहना हमारे चैनल के साथ। So goodbye, please like and share and subscribe my channel and please stay on my channel। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। So goodbye।